with us from the Maharashtra Navnirman Sena, we have Mr. Yogesh Chile. Yogesh Chile साहब नमस्कार. वंदे मातरम सर. वंदे मातरम. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. कैसे हैं सर? सर मजे में हो एकदम. तो राम मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी हो गई और मनोज जरंगे पाटिल साहब को एक नोटिस ऑफ नोटिफिकेशन दे दिया गया. अब वो क्या है मेरी समझ के आया नहीं, मैंने उसको 6-7 बार पढ़ा है. आपकी समझ में आया उसमें क्या लिखा है? आपकी समझ में आया वो? अभी समझना उनको है सर कि उनको सरकार ने रिजर्वेशन दिया है कि सिर्फ एक जीआर हाथ में थमा के उनको खुश किया गया है, उनको समझना है सर. अभी सर वो जीआर भी नहीं है, वो जीआर भी नहीं है सर. वो सिर्फ नोटिस है, सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसपे अभी लोगों के क्या विचार है वो मंगा रहे हैं सब. उस पे फिर डिसाइड होगा, फिर वो जीआर निकालेंगे, फिर उसका ऑर्डिनेंस बने. ये बहुत बड़ी प्रोसीजर अभी बाकी है. इसलिए माननीय राज साहब ने कहा था कि जरांगे पाटिल साहब का तहे दिल से अभिनंदन, लेकिन उन्हें एकनाथ शिंदे जी को पूछना चाहिए कि आरक्षण कब मिलेगा. जी जी योगेश शिले साहब, भुजबल साहब ने ऐसे कहा कि हमारे मतलब तोंडातून ते घास गेलंय, यानी जो उन्होंने कहा कि इतना ओबीसी को आपने कर दिया कि उनका घास मुंह से छीन के ले लिया है. आगे जाके भुजबल साहब ये भी कहते हैं कि ये ओबीसी पे अन्याय है या मराठाओं का फसवणूक है. ये भी एक शंका प्रश्न का विषय है कि ये क्या किया सरकार ने क्या किया. तरह तरह के ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाए और ओबीसी का जबरदस्त तरीके से मोबिलाइज करके भुजबल जी भी एक बहुत बड़ा सभा लेने वाले हैं जो उसका विरोध करने वाले हैं. वहां जहां भुजबल साहब मंत्री है कैबिनेट के अंदर विरोध कर रहे हैं, फडणवीस जी कह रहे हैं कि ये तो उनका हक था. जो 54 लाख नोंदणीकरण हुआ ओबीसी का, जो ऑलरेडी जो ये आते हैं उनको उनका हक था, उनको अभी मिला है. तो ये आप कैसे देखते हो कि फडणवीस साहब कुछ बोल रहे हैं, भुजबल जी मंत्री है, ओबीसी लीडर है, वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये कहां मिलाप होने वाला है? सर पहली बात तो भुजबल साहब को डरने की आवश्यकता ही नहीं है. ये जो रिजर्वेशन कर रहे हैं 27% में, जो कि ओबीसी के हक का है, इन्होंने जो अभी बात की कि लगभग 53 लाख सर्टिफिकेट्स, कुंभी सर्टिफिकेट्स इनको मिले हैं. मैं आपको बताऊं, हमें जो इंफॉर्मेशन मिला है वो ये बताती है कि लगभग 52 लाख लोग ऑलरेडी कुंभी में थे जिनको सर्टिफिकेट मिले थे. अभी जो नए मिले हैं वो सिर्फ 1 या 1.5 लाख सर्टिफिकेट नए मिले हैं जिनका जिक्र नहीं था इसके पहले. यानी अगर आरक्षण 27% में मिला भी तो वो 1 या 1.5 लाख लोगों को ही मिलने वाला है, क्योंकि 52 लाख लोग पहले से ही आरक्षण का फायदा ले रहे हैं. तो कुछ नया हुआ नहीं है. ये जो बोलते हैं सरकार ने इनके सब मांगे पूरी की, ये बात सरासर झूठ है. ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए ऐसा कह रहे हैं. फैक्ट्स अगर देखा जाए तो उनको मालूम है उनके हाथ में कुछ नहीं लगा है. अभी मुझे बताइए सर, ये मराठा कम्युनिटी जो है वो पहले 50% में थी, यानी 50% रिजर्वेशन जो बचा हुआ है उसमें मराठा थे, और सबसे ज्यादा 50% का फायदा मराठाओं को उसमें मिल रहा था. इसके बगैर और 10% जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन था उसमें भी लगभग 8 या 8.5% फायदा मराठों को मिल रहा था. अभी क्या होगा, अभी ये 27% में आ गए हैं. 27% रिजर्वेशन में अब तक लगभग 380 के ऊपर जातियां हैं. यानी पहले इनका कंपटीशन जो कुछ 30-40 जातियों के साथ था वो भी 50% में, अभी 27% में ये लगभग 380 जातियों के साथ कंपटीशन करेंगे. आप मुझको बताओ मराठा समाज का इससे क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि जो पहले उनको मिल रहा था उससे कम अब मिलेगा. जब ये एक्चुअली फील्ड पे जाएंगे और रिजर्वेशन के लिए जाएंगे किसी कॉलेज में या कहीं नौकरी पे, तब उनको पता चलेगा कि हमको जो मिला है उससे कहीं ज्यादा हमको बिना आरक्षण के मिल रहा था सर. तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें. तो कहने का मतलब ये हुआ, इससे तो मराठा समाज का
बहुत नुकसान हो गया। बहुत बड़ा नुकसान जो आज नजर नहीं आएगा। आज वो जीत का खुशी मना रहे। जब वो एक्चुअली उसका स्टडी करेंगे जो भी दिया है, पहली बात जी तो दिया नहीं है कुछ भी, सिर्फ कागज पे लिखा है, जिससे कायदे के कानून के हिसाब से कोई उसकी अहमियत नहीं है। तो ये सब बातें ना, ये ट्रैप में खुद जरांगे पाटिल साहब ट्रैक में फंस गए थे। ट्रैप में अभी उनको कैसे भी करके वहां से निकलना था। शिंदे साहब को फडणवीस और अजित पवार साहब पे कुछ दबाव बनाना था। तो ये सब मिली जुली सरकार चालू थी दोनों की सर। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, बिल्कुल। कहने का मतलब ये हुआ कि राज ठाकरे जी ने जो कहा था जरंगे पाटिल को सबसे पहले, जब वो सबसे पहले अनशन पर बैठे थे, उन्होंने ये कहा था कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस हैं, इनसे बहुत केयरफुल रहना, बी केयरफुल, दैट्स व्हाट ही सेड। तो राज ठाकरे साहब की वो बात जो है बिल्कुल सच होती हुई दिख रही है मुझको तो प्रदीप जी। बिल्कुल। और राज साहब ने यह भी कहा कि मैं खुश हूं कि ये इशू खत्म हो गया, मराठा रिजर्वेशन सक्सेसफुली, सब लोग बोलते हैं मैं खुश हूं कि जरंगे पाटिल खुश है और सब मराठा खुशी खुशी यहां से निकल रहे हैं। मगर ये इंप्लीमेंट कभी होगा, ये टाइम आप जरा सीएम से पूछ लेना, वो एकनाथ शिंदे जी ही बता सकता है, वो राज साहब ठाकरे ने बताया था और ये सच है। योगेश शिले साहब। सर अभी देखिए, इनको कुछ भी करके सिर्फ दिखाना था हमने आपको आरक्षण दिया है। अभी इलेक्शन लगेगी तो आचार संहिता लगेगी, तो आपका आगे का प्रोसीजर लगभग 6 महीना आपने आगे निकाल दिए। उसके बाद विधानसभा के झट से आरक्षण रिजर्वेशन ये अपना लगने वाले हैं, तो वहां पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। करेंगे कब फिर सर? आपको अगर वो कायदा कानून बनाना है तो आपको एक 6 महीने का पीरियड लगातार मिलना चाहिए, जो आपको अभी आगे शायद 1 साल तक नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद अगर जरांगे पाटिल यही आंदोलन वापस करना चाहेंगे तो कोई उनके साथ आएगा नहीं, क्योंकि ये मराठों के बारे में हमारे यानी ये आप दुर्भाग्य कहिए, लेकिन मराठी में एक कहावत है कि लढाईमध्ये जिंकलो आणि तहामध्ये हरलो। तो लड़ाई तो हम जीतते हैं, लेकिन जब डील करने बैठते हैं तो हम हार जाते हैं। लड़ाइयां जीतते हैं, यही आज जरांगे पाटिल साहब के साथ हुआ है। उन्होंने लड़ाई जीती, बड़ी लड़ाई जीती, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। उनका जो डील है वो फेल हो गया पूरा। योगेश शिले साहब, प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि ये जो लड़ाई हुआ है, उस जो भी सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ वो एक विषय अलग है, मगर एकनाथ शिंदे जी हैज बिकम सबसे बड़ा मराठा लीडर उभर कर आए हैं। मराठा समाज के लिए एकनाथ शिंदे जी सबसे महत्वपूर्ण लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर, और पुराने जितने मराठा लीडर हैं उन सब से कद उनका बढ़ गया है, यह प्रकाश अंबेडकर जी का कहना है। और तो शिंदे जी के ये पूरा जो हुआ है, वो शिंदे जी अपने आप को एक जबरदस्त मराठा लीडर, एक उभरता हुआ मराठा लीडर, एक जायंट मराठा लीडर एस्टैब्लिश करने में आपको लगता है सक्सेसफुल हो गए योगेश जी? सर आपने 100% सही कहा है। ये मामला जब से शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि पूरा लोग, ये जो मराठा समाज है, उसका पूरा जो विरोध था वो फडणवीस साहब को था, शिंदे साहब को विरोध नहीं था। शिंदे साहब ने फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कसम ली कि मैं कुछ भी करके मराठों को आरक्षण दूंगा। उन्होंने आरक्षण जैसे कहा था वैसे दिया। अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जिनका नाम फडणवीस साहब के साथ लगातार लिया जाता है वो सदावर्ते, गुणरत्न सदावर्ते, ये वापस जाएंगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जिन्होंने इसके पहले जो आरक्षण मिला था मराठों को, वो कोर्ट में जाके खारिज करके लिया था, ये वापस कोर्ट में जाएंगे। ये कोर्ट में जाके जीते या हारे, उसका ब्लेम फडणवीस साहब पे आएगा। और फिर एक बार शिंदे साहब मराठों में कि देखो हमारे शिंदे साहब ने तो आरक्षण दिया था, लेकिन फडणवीस साहब का जो आदमी है सदावर्ते, वो हमारे आरक्षण के खिलाफ वापस कोर्ट में गए। ये सब फडणवीस कर रहे। ये नरेशन लोगों में तैयार करने में शिंदे साहब अभी सक्सेसफुल हो गए। इनको जो पहला प्रॉब्लम था कि अजित पवार और फडणवीस, इनके बीच में एकनाथ शिंदे दिखेंगे नहीं, काम नहीं कर पाएंगे, ये पहली लड़ाई शिंदे साहब ने जीती है। उन्होंने ये दोनों पे प्रेशर बनाया है, जरांगे पाटिल को साथ में लेके। योगेश शिले जी, बहुत बड़ा एक इशू है
रेलवे एम्प्लॉयमेंट, रेलवे, और राज साहब ठाकरे साहब ने बार यू कैन से सालों साल लड़े हैं कि यहां के एम्प्लॉयमेंट रेलवेज का जो है हमारे लोग को मिलना चाहिए, लोकल्स को मिलना चाहिए, और संघर्ष, बहुत संघर्ष किया आप लोग ने, फिजिकल संघर्ष भी किया आप लोग ने, एकदम गुस्से में आकर जब सरकार सुन नहीं रहे थे आप फिजिकल आंदोलन किए। आज फिर वही राज साहब ने कहा कि रेलवे एम्प्लॉयमेंट होने वाला है और हक मिलना चाहिए, लोकल हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा शाखा इसलिए बने हैं, मनसे के हर मनसे का शाखा में हर मनसे का लीडर का काम है कि रोजगार के बारे में सोचे, रोजगार एम्प्लॉयमेंट उसके लिए। तो ये रेलवेज का फिर एक आने वाला उलझन, तो उसमें सफलता से आप अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करेंगे योगेश चले जी? अभी हमारा शाखा लेवल पे सर ये चालू है कि ये जो रेलवे में अभी भर्ती है उसके लिए जो भी फॉर्म भरने में लड़कों को हमारे मदद करनी है, यहाँ के लोकल लड़कों को, वो हम करेंगे। उनको जो भी गाइडेंस लगेगा कि उसकी कोई एग्जाम है, वो एग्जाम कैसे देनी है, उसके लिए कंसल्टेंट हम लाएंगे, वो उनको उनके वर्कशॉप लिए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि ये नौकरी आपको अगर चाहिए तो आपको उसे फेस कैसे करना है, उसकी एग्जाम कैसे देनी है। ये सब बातों के लिए हम उनका वर्कशॉप रखने वाले हैं। हम उनके फॉर्म भरने के लिए भी हम हमारी शाखा में टेबल लगाने वाला, हर शाखा में हमारे टेबल लगने वाली है। कोई भी आके हमारी शाखा में बैठ के ये इस नौकरी के लिए अर्जी दे सकता है। हमारा अभी का जो काम है ना सर, हम जिस लेवल पे अभी बैठे हैं, हमारा काम है लोगों को जानकारी देना, उन्हें नौकरी देने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार जो भी एडवर्टाइजमेंट डालती है किसी भी न्यूज़पेपर में, वो इतनी छोटी डालती है कि कोई उसे पढ़ भी नहीं पाता। अभी भी ये जो जाहिरात दी गई थी, इश्तेहार दिया था, ये एकदम छोटे किसी पेपर में दिया था जो किसी को मिला और उसने वो वायरल किया। उसके बाद माननीय राज साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से उस बात की जानकारी पूरे महाराष्ट्र को दी, और अभी हमें आदेश दिया गया है कि जिन लड़कों को, हमारे स्थानिक लड़कों को जिनको भी फॉर्म भर रहे हैं, उनको आपको मदद करनी है, उनको सिखाना है। योगेश जी, आपने मराठी भाषा में, हमने देखा कि आपने एजुकेशन मिनिस्टर पे हावी होकर, राज साहब वही स्टेज पर थे दीपक केसरकर जी के साथ, और कहा कि आपको मराठी 10th स्टैंडर्ड तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक इसको कंपलसरी एनफोर्स करना पड़ेगा, और हिंदी कोई राष्ट्रभाषा अब तक घोषित नहीं हुआ है, इंग्लिश राष्ट्रभाषा घोषित हो गए। तो मराठी पर स्ट्रेस करना, और मंच पर राज ठाकरे साहब ने दीपक केसरकर जी को फोर्स किया कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और शायद उसी मंच पर दीपक केसरकर ने डिसीजन भी ले लिया। इस पर थोड़ा आप बोलेंगे तो, रोशनी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। सर थोड़ा विस्तार से मैं कहूंगा, 1960 में जब महाराष्ट्र की निर्मित हुई थी, तब लगभग 105-106 हुतात्मे हमारे हुए थे। यानी महाराष्ट्र हमें प्यार से नहीं, झगड़ के और संघर्ष करके मिला है। तो यहाँ पे जब भाषावर प्रांत रचना हुई तो आंध्र प्रदेश को, तेलुगु जो भाषिक थे उनको आंध्र प्रदेश मिला, दूसरों को भी मिला, सिर्फ मराठी भाषिक जो थे उनको महाराष्ट्र नहीं मिला था, जो हमने लड़के लिया है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारी भाषा, अगर हमने भाषावर प्रांत रचना के बाद हमें महाराष्ट्र मिला है, तो महाराष्ट्र में हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है मराठी, वो सबको आनी चाहिए, हमारी जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे रहता है उसे खुद को समझना चाहिए कि जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, जिस मिट्टी से मैं 2 पैसा कमा रहा हूँ, इस मिट्टी से मुझे और इस मिट्टी की भाषा से मुझे प्यार होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, हम किसी को धमकाना नहीं चाहते, हम प्यार से उसको सिखाना चाहते कि भाई तू भी मराठी भाषा सीख ले। अभी ये हमारे जो अभी के यंग जनरेशन है, उसमें ये क्यों नहीं जा रहे? मुझमें है कि मेरी मराठी भाषा मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरी माँ जैसी है, ठीक है। हिंदी मेरी मौसी जैसी है, मैं उससे भी प्यार करता हूँ। इंग्लिश मेरी मान लीजिए मौसी जैसी, उससे भी प्यार करूंगा। लेकिन मराठी मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ है, उससे मैं ज्यादा प्यार करूंगा। ये आज के लड़कों में क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सीधा रीजन ये है कि हमारे पूरे, आप 1ली से लेके 10वीं तक जो हमारा सिलेबस है, उसमें आपको देश का स्वतंत्र लड़ा आएगा, यानी भारत स्वतंत्र कैसे हुआ ये आएगा, लेकिन महाराष्ट्र का स्वतंत्र लड़ा इतना बड़ा वो कहीं पे भी आएगा नहीं। कैसे हमारे लड़कों में अस्मिता जागेगी, आप बताओ।
तो वही हम जगाना चाहते हैं। इसलिए माननीय राज साहब हर जगह पे कहते हैं कि आपको अगर महाराष्ट्र में आप रहते हैं तो आपको मराठी आना जरूरी है। ये जी अगर आप उनको सीखना है तो उनके स्कूल लेवल से ही उनको मराठी सिखाना जरूरी है। आज कोई आता है, एक 40-50 साल का कोई इंसान है, उसे अगर हम कहेंगे भाई तू 1 महीने में मराठी सीखो, नहीं सीख पाएगा। इसलिए स्कूल लेवल से अगर हम मराठी शुरू करते हैं तो हमें बार बार ये बताना नहीं पड़ेगा कि आप महाराष्ट्र में है और आपको मराठी बोलना जरूरी है। लेकिन एक चीज है जो अभी अभी प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा रेलवे के ऊपर, छोटी सी बात है। अभी तक क्या हो रहा था, ये देखने में आ रहा था कि महाराष्ट्र में भी जो पोस्ट अवेलेबल हैं, वेकेंट थी जो पोस्ट रेलवे में, उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो यूपी और बिहार में आया करती थी। अभी भी आ रही है। इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था कि जो पोस्ट यहां पर हैं, जैसे मुंबई में है, जलगांव में है, कहीं और हैं, वो सबसे पहले प्रायोरिटी यहां के यूथ को होनी चाहिए ना। तो क्या उसका कोई समाधान निकला है योगेश साहब? सर उसका भी समाधान निकलेगा जब हम यही बात प्रशासन को प्यार से बताते हैं कि भाई जहाँ पे आपको नौकरी देनी है लोगों को, वही के न्यूज़पेपर में आपकी एडवर्टाइजमेंट इश्तेहार आपकी आनी चाहिए जी। ये अगर बार बार बताने के बाद उनके समझ में नहीं आता है तभी हम वायलेंट हो जाते, तब तक हम साइलेंट रहते। अभी इनको हमारा साइलेंस अच्छा नहीं लगता, और कुछ देर देखेंगे हम ये कौन सी लैंग्वेज में या किस स्टेट में इश्तेहार दे रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की नौकरी है और बाहर इश्तेहार देंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। अभी भी जो दे रहे हैं पिछली सर, बार हुआ था, वही भी अभी वापस हो जाएगा। अभी भी विज्ञापन भारी दिए जा रहे हैं और लॉजिक उनका ये है कि रेलवेज इज अ नेशनल कंसर्न, इट्स एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, और भारत के हर कोने से लोगों को अलग अलग जगह पे सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर यह सवाल जब पूछा गया कि भैया जी ये तो ठीक है, लेकिन यूपी और बिहार में जो वेकेंट होती हैं पोस्ट तो यूपी और बिहार के पेपर्स में पब्लिश होता है, महाराष्ट्र में भी जब वेकेंट होती है पोस्ट वो भी यूपी और बिहार के ही पेपर्स में पब्लिश होता है, तो महाराष्ट्र के पेपर्स में कब पब्लिश होगा ये तो बता दीजिए। उसका अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि द इंडियन रेलवेज विल लुक एट इट प्रॉपरली और जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए असल में काम करेंगे। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? सर 100% यही होना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि पूरे देश रेलवे पूरे देश की है तो इश्तेहार पूरे देश में दीजिए, हर स्टेट के लैंग्वेज में इश्तेहार दे दीजिए। हर स्टेट के यंग जनरेशन को पता चलना चाहिए कि देश में अभी यहाँ पे रेलवे की भर्ती है। आप सिर्फ 2 राज्यों से प्यार करेंगे क्योंकि ज्यादातर रेलवे के अधिकारी जो है वो यूपी बिहार से है। तो ये चालबाजी जो है ना इस वजह से हो रही है। जब तक देश के दूसरे विभागों से लोग रेलवे में नहीं आएंगे ज्यादातर, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए तो हम जब तक उल्टा मैसेज नहीं जाता ना सर, नीचे से मैसेज जाना जरूरी है कि इसके बाद ये नहीं चलेगा। ये अगर चलेगा तो हम हाथापाई पे आ जाएंगे। हम अभी हाथ जोड़ के खड़े हैं, ज्यादा दिन हम हाथ जोड़ के नहीं खड़े रह सकते। जिस दिन आपने मर्यादा का उल्लंघन No, I think he's there. He's there. I can see him. He's there. Mr. Chile, can you hear me, sir? Yes, sir. Yes, yes. जी 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 चिले साहब चलते चलते ये भी बता दें कि आज की तारीख में जमीनी राजनीतिक स्थिति आपको क्या लग रही है कि एक तरफ है एमबीए, दूसरी तरफ है महागठबंधन और बीच में है आप, तो जाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने आप को कहां देखती है जब इस साल सितंबर या अक्टूबर में या जब मर्जी महाराष्ट्र की असेंबली के चुनाव होंगे? आप अपने आप को कहां देखते हैं? सर हम तो अगर नैतिकता के पायदान पे खुद को देखें तो हम सबसे टॉप है सर जी। बाकी कोई भी पार्टी नैतिकता के पायदान पे चढ़ भी नहीं सकती। हम तो टॉप पे जाके बैठे। अभी लोगों को सोचना है कि महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स था, महाराष्ट्र का इतिहास है, यहाँ का पॉलिटिक्स बहुत ही जेंटलमैन तरीके से किया जाता है। यहाँ पे कभी राजनीति का स्तर नीचे नहीं गया है।
अगर यही राजनीति का स्तर उनको ऊपर रखना है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी सत्ता में आना जरूरी है। ये महाराष्ट्र के लिए जरूरी है, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए जरूरी नहीं है कि वो सत्ता में आए। ये लोगों के लिए, मराठी हमारी जनता के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए जरूरी है कि अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सत्ता में आना चाहिए। तभी ये जो उल्टे सीधे गठबंधन होते हैं ये बंद हो जाएगी। नहीं तो अगर यही गठबंधन उल्टे सीधे करके ये सत्ता में आएंगे तो ये जो कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिशियन है, उनका जोर और बढ़ जाएगा, जो महाराष्ट्र के लिए और लोगों के लिए अच्छा नहीं है सर। और दूसरी चीज है कि अमित ठाकरे जी के बारे में बड़े अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं अभी हर जगह से, मतलब महाराष्ट्र के पूरे कोने से बात आ रही है कि वो एक यूथ आइकॉन बन गए अमित ठाकरे जी, कि जो यूथ है, यंग लोग जो हैं वो बिल्कुल टोटली फॉलो कर रहे हैं उनको। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में भी क्या इसी तरीके से अमित ठाकरे जी को देखा जा रहा है सर? हमारे लिए अमित ठाकरे पावर हाउस है। वो हमारे कंधे से कंधे मिला के किसी भी आंदोलन में उतरते हैं। जहां पे हमें जरूरत रहती है वहां पे वो हमारे पीछे खड़े रहते, हमारे साथ खड़े रहते। तो अभी मैक्सिमम जो हमारा यंग क्राउड है वो अमित साहब को मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनसे प्रेरित होना चाहते हैं। इन्होंने एक अच्छी आदत पूरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लगाई है, जो मैं आपको ऐसे कभी बताते नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर माननीय अमित साहब ने आपको 12 का वक्त दिया है तो वो खुद 11:55 पे वहां पे जाके ऑफिस में उनके बैठते हैं, आपका वेट करते 5 मिनट पहले। तो अभी हमें सबको आदत लगी है कि अगर आपको किसी ने 12 का वक्त दिया है तो आपको 12 से 1 मिनट पहले जाके खड़े रहना है वहां पे। बिल्कुल तो अच्छी आदत है, उनके वजह से अभी लग रही है हमें। क्या बात है सर, डिसिप्लिन ला गया। Yes sir, I am so happy to hear that. I am really and truly happy to hear that. Thank you very much sir. योगेश जले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप महाराष्ट्र के जितने विषय हैं वो आप टेकअप कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। इसी तरह काम करते रहें। महाराष्ट्र के लोगों का भला हो, इसी में सबकी भलाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी एमएनएस लोगों के विषयों को इसी तरह उठाएगी। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय सिया राम, वंदे मातरम। But Amit Thackeray really has made a place for himself, on that there is no doubt about He's it. paying attention to the most normal and common things, so that the Yes, larger issues take care of itself. Yeah, but the only thing is that I'm not sure about their organization as yet, because they're still developing, even after so many years. The organization of the MNS still leaves a lot to be desired, Pradeep ji. So, in terms of the amount of number of votes that they will get, I'm not so sure. But I wish them all the But if best. they carry out, as Raj Thackeray ji is raising these issues of employment, he talks about employment, talks about housing, he talks about fundamentals of water, light, electricity. So these are the fundamental things that the shakas have been open for this. I want everybody in the shakas to be updated themselves so that you can update to the people who are approaching you. Right, and I hope that pays dividends. I'm not so sure in the face of the Ram Mandir and everything else. I'm